तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत दौरे पर आए भूटान के मंत्री लोकनाथ शर्मा की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच अनेक मुद्दों पर हुई चर्चा। कृषि क्षेत्र में भारत का भूटान को हर संभव मदद का आश्वासन। भूटान का फल सब्जियों के संबंध में व्यापार एक दूसरे के लिए वर्तमान रूप में जारी रखने का अनुरोध। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए जून महीने 2022 का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी। दोनों क्षेत्रों का सूचकांक 6 अंकों की वृद्धि के साथ क्रमशः 1125 तथा 1137 अंकों के स्तर पर पहुंचा। सूचकांक के इस बदलाव में मुख्य योगदान रहा खाद्य समूह का। वस्त्र मंत्रालय की तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने की पहल। इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए तकनीकी वस्त्रों में नए डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश किए गए तैयार। कपड़ा मंत्रालय नए पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान करेगा 15 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता। और अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व भूटान के आर्थिक मामलों के मंत्री लोकनाथ शर्मा के बीच बुधवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में भूटान को भारत ने काफी सहयोग किया है और आगे भी हर संभव मदद करता रहेगा। तोमर ने भूटान के मंत्री लोकनाथ शर्मा सहित प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रसन्नता जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशों में सबसे पहले भूटान की ही यात्रा की, जिससे ये बात और भी मजबूती से प्रकट होती है। इस मैत्री को बढ़ाने के लिए भारत उदारता पूर्वक सहयोग करता रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी भी बढ़ी है तथा भारत इस बात का पक्षधर है कि इसे और प्रगाढ़ होना चाहिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय भूटान के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय लेते रहे हैं। हम भूटान से विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलने पर भी काम कर रहे हैं। भूटान के अनुरोध पर उसे भारत में अदरक निर्यात एवं एक और वर्ष के लिए आलू निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है। तोमर ने कहा है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोनों देश कृषि क्षेत्र में साथ काम करते रहेंगे एवं आंतरिक व बाहरी विषयों को ध्यान में रखते हुए हम भूटान के अनुरोध पर जब भी जरूरत हो सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। भूटान के मंत्री लोकनाथ शर्मा ने भूटान को चीनी की आपूर्ति सहित विभिन्न मामलों में सहयोग करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। शर्मा ने कहा कि कृषि के मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। वे दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने के लिए भारत आए हैं। उन्होंने अदरक व आलू निर्यात के संबंध में भूटान के अनुरोध पर भारत द्वारा समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। शर्मा ने अनुरोध किया कि भारत को सुपारी निर्यात के संबंध में हमारे अनुरोध पर जल्द से जल्द विचार किया जाए व फल सब्जियों के संबंध में व्यापार एक दूसरे के लिए वर्तमान रूप में जारी रखा जाए तथा मुक्त व्यापार के जरिए एक दूसरे को सहयोग बढ़ाया जाए। और कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जून 2022 में प्रत्येक 6 अंक बढ़कर क्रमशः 1125 तथा 1137 अंकों के स्तर पर रहे। सूचकांक के इस बदलाव में मुख्य योगदान खाद्य समूह का क्रमशः 3.69 और 3.79 अंक रहा। ये वृद्धि मुख्यतः चावल, गेहूं, आटा, ज्वार, मक्का, दूध, बकरे का मांस, ताज़ा मछली, ताज़ा मुर्गी,
सूखी मिर्च, गरम मसाले, सब्जियां एवं फल इत्यादि की कीमतों के कारण रही। विभिन्न राज्यों के सूचकांकों में वृद्धि भिन्न भिन्न रही। कृषि श्रमिकों के लिए 19 राज्यों के सूचकांकों में 1 से 10 अंकों की वृद्धि रही, जबकि जम्मू एवं कश्मीर राज्य का सूचकांक स्थिर रहा। तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1299 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 884 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा। ग्रामीण श्रमिकों के लिए 20 राज्यों के सूचकांकों में 1 से 10 अंकों की वृद्धि रही। तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1289 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 935 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा। राज्य स्तर पर कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में केरल राज्य एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में मध्य प्रदेश में अधिकतम वृद्धि प्रत्येक 10 अंकों की मुख्यतः ज्वार, टेपियोका, ताजा मछली, सूखी मिर्च, सब्जियां एवं फल, प्लास्टिक के जूते इत्यादि की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण रही। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की यथार्थ दर माह जून 2022 में 6.43% और 6.76% रही, जो कि मई 2022 में 6.67% और 7.00% तथा गत वर्ष के इसी माह के दौरान क्रमशः 3.83% और 4.0% थी। इसी तरह खाद्य मुद्रास्फीति की यथार्थ दर माह जून 2022 में 5.09% और 5.16% रही, जो कि मई 2022 में 5.44% और 5.51% तथा गत वर्ष के इसी माह के दौरान क्रमशः 2.67% और 2.86% थी। तो अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अभी हमने आपको बताया जून 2022 का, इसमें प्लास्टिक के जूते वगैरह भी शामिल हैं। और कपड़ा मंत्रालय ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में तकनीकी वस्त्र के नए डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। मंत्रालय दिशा निर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को 15 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ये दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे और शिक्षण संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। हस्तक्षेप राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का हिस्सा है। दिशा निर्देशों में एक नया डिग्री कोर्स विकसित करने के साथ साथ तकनीकी टेक्सटाइल के नए पेपर के साथ मौजूदा पारंपरिक डिग्री पाठ्यक्रमों का नवीनीकरण, मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से जुड़े प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे की स्थापना, नई प्रयोगशाला उपकरण सुविधाओं की स्थापना और प्रशिक्षकों और संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण के साथ साथ तकनीकी वस्त्रों के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। तकनीकी वस्त्रों ने विकसित देशों में उत्पादकता में सुधार, सार्वजनिक सुरक्षा, लागत में कमी और बुनियादी ढांचा परियोजना को स्थायित्व प्रदान करने, पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार में अत्यधिक योगदान दिया है। भारत के पास 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विश्व बाजार का लगभग 6% है। उन्नत देशों में 30 से 70% की तुलना में भारत में तकनीकी वस्त्रों का प्रवेश स्तर 5 से 10% कम है। मिशन का उद्देश्य देश में तकनीकी वस्त्रों के निवेश स्तर में सुधार करना है। देश में तकनीकी वस्त्रों के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति की कमी, विशेष रूप से शिक्षित और प्रशिक्षित इंजीनियरों और पेशेवरों और तकनीकी वस्त्रों के निर्माण और अनुप्रयोग क्षेत्रों दोनों के लिए अत्यधिक कुशल कामगार की कमी है। इसलिए अगले दशक में तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में विश्व नेता और अग्रणी बनने के लिए भारत को एक प्रभावी ज्ञान और विश्व स्तरीय कौशल इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर ने एमएसपी पर समिति के गठन का स्वागत किया है। राजकुमार चाहर से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। एमएसपी पर क्या
किस तरह से आप देखते हैं समिति के गठन? मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उसमें बहुत ही योग्य लोगों को रखा गया है। एमएसपी से संबंधित किसानों का लाभ कैसे और बढ़े, एमएसपी को लेकर ये जो कमेटी बनाई है ये बड़ी महत्वपूर्ण है और इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण किसानों को उसमें लिया गया है जिनकी अलग अलग खेती में खुद भी महारत हासिल है। तो मैं कहता हूं ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। जो किसान संगठन दरअसल इसकी मांग कर रहे थे, उनका लंबे समय तक इंतजार भी किया गया कि वो अपने प्रतिनिधि का नाम सरकार के पास भेजें, लेकिन उन्होंने नाम नहीं भेजा। उनके नाम को रिक्त रखते हुए कमेटी गठित की गई है। तो ये दिखाता है कि वो लोग गंभीर नहीं है जो मांग करते रहे थे। देखिए, जो किसान अलग अलग मोर्चे बनाकर जो राजनीति लंबे समय तक कर रहे थे दिल्ली के बॉर्डर पर रुक रुक के, वो केवल पॉलिटिक्स कर रहे थे किसान के कंधे पर बंदूक रखकर। ये पूरा देश भी जान गया है और मेरा मानना यह है कि वो कभी सीरियस नहीं थे किसानों के भले के लिए। न तब सीरियस ने, न आज सीरियस हैं। सरकार ने उनका बहुत इंतजार भी किया, उन्होंने कोई नाम उन्होंने दिए भी नहीं। ये सरकार ने एक सम्मान किया था कि किसान प्रतिनिधि अपना नाम दें। ऐसा कोई नियम तो होता नहीं है, फिर भी सरकार ने सम्मान किया कि आप अपना नाम दीजिए। लेकिन उनके कारण से देश की प्रगति या किसान की प्रगति रुकी रहे, ये तो ठीक नहीं है। विपक्षी दल भी जो इस मुद्दे को उठाते रहे, आज किसानों से जुड़ा, एमएसपी से जुड़ा सवाल था लोकसभा में। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को कहा भी कि हंगामा मत कीजिए, लेकिन हमने देखा कि काफी हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित करनी। देखिए, जब मुद्दा किसी पर नहीं होता है और जो वंशवादी पार्टियां हैं और जो वंशवादी परंपराएं और परिवारवादी परंपराओं को निभाने का काम कर रही हैं, उन पर कोई मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा न होने के कारण हंगामा करना उनकी आदत में आ गया है। उनको कोई देश से लगाव नहीं, कोई किसान से लगाव नहीं, कोई समाज से लगाव नहीं। तो ऐसे लोग सिर्फ हंगामा करते हैं, मुद्दों को नहीं रखते। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार चाहर बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि जो लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे थे, अब उनकी सच्चाई सामने आ गई है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्र सरकार ने गैसोलीन निर्यात पर लगाए गए लेवी को खत्म कर दिया है। साथ ही घरेलू तेल कंपनियों पर लगाए गए विंडफॉल टैक्स में कटौती की है, जिससे कि देश की नंबर 1 निर्यातक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को राहत मिली है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही गिरावट के चलते ये फैसला लिया गया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने डीजल और विमानन ईंधन की शिपमेंट पर 2 रुपये प्रति लीटर की कमी और गैसोलीन निर्यात पर 6 रुपये प्रति लीटर की पूरी तरह से छूट दी। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर कर में भी लगभग 27% की कटौती की है, जिससे ये 17,000 रुपये प्रति टन हो गई है। सरकार ने 1 जुलाई को पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपये प्रति लीटर या $12 प्रति बैरल, डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर या $26 प्रति बैरल का निर्यात शुल्क लगाया था और घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन या $40 प्रति बैरल का विंडफॉल टैक्स लगा दिया था। कर लगाते समय वित्त मंत्रालय ने कहा था कि हर 15 दिन पर इस टैक्स की समीक्षा की जाएगी। सरकार की सिंगल यूज प्लास्टिक की पाबंदी की घोषणा का असर बरेली जिले में दिखने लगा है। बरेली जिले के बाजारों में दुकानदार इसे सख्ती से लागू करने में लगे हुए हैं। दुकानों पर ग्राहक पॉलिथीन न मांगे, इसके लिए दुकानदारों ने पॉलिथीन न मांगे लगे पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। ऐसे ही प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए जिला प्रशासन भी बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिससे लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके साथ ही शहर में जगह जगह होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से भी लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक किया जा रहा है। जिला अधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने कहा कि जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसकी बिक्री करते पाए गए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन ने प्रतिबंधित कर रखा है सिंगल यूज प्लास्टिक को और जितने हमारे नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम के अधिकारीगण हैं, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारा प्रयास है जहाँ से इनके थोक व्यापारी हैं वहाँ पर इनको चेक लगाया जाए, क्योंकि वहाँ से जब रिटेलर के पास आ जाता है तो कंज्यूमर तक सिंगल यूज प्लास्टिक पहुँच ही जाता है। दूसरे लोगों को विकल्प दिया जाए। विकल्प के लिए हमारे एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इस प्रकार के बैग बना रहे हैं कपड़े के, जो सस्ते हों और सुलभ हों। सब लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है लगातार कि लोग इससे दूर रहें, इसका प्रयोग भी न करें।
और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों का भाव क्या है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को गुजरात सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में कपास की आवक कम देखने को मिली। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 19 जुलाई को कपास का भाव रहा 9,000 रुपए। 20 जुलाई को इसके सौदों में 200 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 8,800 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में बुधवार को कपास का कारोबार 8,400 रुपए पर हुआ। वहीं तेलंगाना की परकल मंडी में इस दौरान कपास के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 19 और 20 जुलाई को कपास का भाव 9,000 रुपए पर टिका रहा। महाराष्ट्र की जामनेर मंडी में 19 जुलाई को कपास का भाव रहा 8,770 रुपए, जो कि 20 जुलाई को 20 रुपए टूटकर 8,750 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 37,05,000 टन गांठों की कमी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3 करोड़ 15 लाख टन गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3 करोड़ 52 लाख 48 हजार टन गांठें रही थी। वहीं बात कपास के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का हुआ था, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जीरे के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव तेज हुए, जबकि कुछ में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में जीरे के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। जीरे के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 19 जुलाई को जीरे का भाव था 16,450 रुपए। 20 जुलाई को इसके सौदों में 550 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 15,900 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 जुलाई को जीरे का भाव रहा 21,250 रुपए। 20 जुलाई को इसके सौदे 250 रुपए चढ़कर 21,500 रुपए पर हुए। वहीं जसदड़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान जीरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 जुलाई को जीरा 19,250 रुपए पर बिका। हालांकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 19 जुलाई को जीरे का भाव रहा 18,780 रुपए, जो कि 20 जुलाई को 270 रुपए की मजबूती के बाद 19,050 रुपए पर पहुंच गया। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2020-21 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़ककर 2,16,996 टन पर आ गया। और अब नजर डालते हैं मौसम पर और जानते हैं कि किसान कैसे रखें इस मौसम में अपने खेतों का ख्याल। असम में धान की रोपाई कर लें। असम में धान के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। किसान मक्के की कटाई कर सकते हैं। यहाँ अरहर की बुआई करते रहें।
इसके अलावा तिल की बुआई करें। इस समय पपीते में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में पपीतों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान जूट की कटाई करते रहें। जूट के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। असम में गन्ने के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही अदरक के खेत में निराई करते रहें। वहीं किसान हल्दी के खेत में निराई कर सकते हैं। मेघालय में धान की रोपाई करें। धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। धान के खेत में निराई करते रहें। किसान मक्के के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें। मक्के के खेत में निराई भी कर लें। इसके साथ ही बीन्स की बुआई कर सकते हैं। बीन्स के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ लोबिया की बुआई करें। लोबिया के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहें। मेघालय में अदरक के खेत में निराई करें। इसी तरह हल्दी के खेत में भी निराई कर सकते हैं। किसान खीरे के खेत में निराई कर लें। खीरे के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। अभी अनानास की तोड़ाई कर सकते हैं। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों में। खास खबर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के मामले में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया तो कांग्रेस इस तरह हंगामा क्यों खड़ा कर रही है। हरियाणा में डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या मामले में राज्य की मनोहर लाल सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। 19 जुलाई को अरावली की पहाड़ियों पर अवैध खनन रोकने पर डीएसपी सुरेंद्र की खनन माफिया के गुर्गों ने हत्या कर दी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने विभागों और प्रकोष्ठों की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। बुधवार रात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने एक बयान जारी कर बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के अनुमोदन के बाद पार्टी के सभी विभागों और प्रकोष्ठों की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। सावन का पवित्र माह चल रहा है, ऐसे में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रयागराज वाराणसी हाईवे की एक लेन कांवड़ियों के लिए प्रशासन ने रिजर्व कर दी है। इसके लिए प्रयागराज शहर से वाराणसी की ओर जाने वाली लेन पर केवल कांवड़ियां या उनके वाहन ही चल सकेंगे। भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिजनों ने ट्रेन संख्या 12954 अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया।
भारतीय रेलवे ने बिजली घरों में कोयले की आपूर्ति के लिए रैंकों की संख्या बढ़ा दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने देश के विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति के लिए प्रतिदिन 504 रैक भेजे, जो पिछले वर्षों की इसी अवधि की तुलना में 32% अधिक हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 21,556 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 18,294 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.46% हो गया है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 200.91 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 29 लाख से अधिक टीके लगाए गए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।